अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना MD कैट फिजिक्स का एक नया आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम देखेंगे करंट क्या होता है, ओम्स लॉ एंड सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। बहुत बेसिक बातें हैं, आपने पढ़ी हुई हैं, उन्हीं को हमने थोड़ा सा अपडेट करना है चीज़ों को। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के पास जो है वो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। अब आम रूटीन में ये जो चार्जेस हैं ये रैंडम मूव करते हैं, यहाँ पे रैंडम मोशन है, ठीक है जी। लेकिन जब आप इस कंडक्टर के साथ कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो अब चार्जेस को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, चार्जेस अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर लेंगे कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब चार्जेस एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी की तरफ मूव करते हैं किसी डेल्टा टी टाइम में, तो हम इसको बोलते हैं करंट। तो करंट क्या होता है, हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जब चार्जेस किसी टाइम पीरियड में मूव करेंगे तो हम इसको करंट बोलेंगे। तो देखें जी, करंट क्या है, मैंने आपको फार्मूला बताया डेल क्यू ओवर डेल टी। अब यहाँ पे वेरिएशन, तो पहली वेरिएशन क्या है कि आप डेल क्यू की जगह एन ई लिख सकते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू आई डेल्टा टी ओवर ई। अब ये जो है ये आपको MCQs में आ सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड, ये आपको आ सकता है। तो आपने इस फॉर्मूले से रेलेवेंट अपनी एक्सरसाइज के पहले दो न्यूमेरिकल्स और पहली एग्जाम्पल लाजमी करनी, ये आपका जो है वो होमवर्क है एक तरह से, ठीक। अब ये फॉर अ लूप, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक नई चीज़ है। बिलफर्ज एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी रेडियस के अंदर एक सर्कुलर पाथ के अंदर वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ, उसका रेडियस r है। तो अब हमें करंट देखना है कि करंट कितना आएगा। तो सिंपल, अब आपने कहा जी कि I इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी, Q इज इक्वल टू E आ गया इलेक्ट्रॉन, डेल्टा T। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपको रेडियस और वेलोसिटी दी जाएगी। तो डेल्टा T S ओवर V के, S क्लोज लूप के लिए 2 पाई R आ गया। तो सिंपल आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये आ गया जी आपके पास I इज इक्वल टू VE ओवर 2 पाई R। तो ये है आपके पास एक लूप के अंदर करंट की इक्वेशन। तो यहाँ पे देखें डेल्टा टी नहीं आ रहा, हमने उसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। ये सिंपल आपको इक्वेशन बनानी आ सकती है। फिर हम बात करें जी करंट की नेचर के हवाले से टाइप। तो ये करंट की नेचर है, हमारे पास दो हैं जी, AC एंड DC। AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, उसको हम अल्टरनेटिंग या चेंजिंग करंट बोलते हैं। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे, उसको हम बोलते हैं DC करंट या डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब हम बात करें अगर करंट, तो ये है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं जी कि करंट की चूँकि हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात गलत है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। ये जो हम डायरेक्शन ले रहे होते हैं ये सिर्फ हम सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए ले रहे होते हैं। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट वेक्टर नहीं है, ये बात आपने भूलनी नहीं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है जिसमें हम फ्लो ऑफ जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। मतलब हम कहते हैं जी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे वो डायरेक्शन होगी कन्वेंशनल करंट की। ये रवायती करंट जिसको हम बोलते हैं, ये सर्किट सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं। दूसरा है जी इलेक्ट्रॉनिक करंट, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है जी, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। अब I इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी है, यूनिट देखें इसका तो कूलम पर सेकंड एम्पेयर के इक्वल होता है। अब जो 1 एम्पेयर है ये 0.1 बाइट के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इन टर्म ऑफ बेस यूनिट बनाने में ये हमें मदद मिलेगी। तो इसको आप लिख लें, इसको हमने आगे अप्लाई करना है। अब इलेक्ट्रिक करंट की जो बेसिक वजह है कि करंट फ्लो ही क्यों करता है, तो हम बोलते हैं जी वो है जी चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो करंट को मूव करवाने में मदद देते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्योरी आपने पढ़ी है केमिस्ट्री के अंदर, के इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटालिक कंडक्टर के अंदर, वो जो है हमें उसकी वजह से जो है वो करंट जो है वो पास होता है। लिक्विड्स
मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, गैसेस में आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखें कहीं भी प्रोटॉन वर्ड नहीं आया चार्ज कैरियर्स में। तो बेसिकली जो करंट है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, लेकिन कन्वेंशनल करंट में सिर्फ सर्किट्स को सॉल्व करने की खातिर हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं। तो ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जी करंट के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, करंट कब फ्लो होगा और क्यों फ्लो होगा, तो हमने कहा जी करंट तब फ्लो होता है कि देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा। ये जो पॉजिटिव है ये हाई पोटेंशियल होता है, ये नेगेटिव जो है ये लो पोटेंशियल होता है। तो हाई से लो की तरफ एक करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो हमने कहा जी करंट फ्लो करवाने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो है जी आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास, तो देखें जी नेक्स्ट हम बात करते हैं जी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसकी, ये इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स दो तरह से जो है इनकी वेलोसिटी होती है, एक होती है थर्मल, एक होती है ड्रिफ्ट। थर्मल जो वेलोसिटी है ये विदाउट एक्सटर्नल फील्ड होती है, मतलब आपने यहाँ पे कोई बैटरी अप्लाई नहीं की हुई। ये देखें जो मैंने पहले डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे जो मोशन है ये थर्मल मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसकी जो फार्मूला है 3 kT/m होल अंडर रूट। तो इसकी जो वैल्यू होती है बुक में लिखा हुआ है 700 किलोमीटर पर सेकेंड, हम इसको 10⁵ मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। और ये जो वेलोसिटी है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेकिन इस वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रॉन या चार्जेस मूव करते हैं तो नेट करंट जीरो होता है, यहाँ पे कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, याद रखिए। लेकिन जब हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, हम एक बैटरी दे दें एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू जीरो, आपने कोई बैटरी दी हुई है, कोई एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई की हुई है, तब हमने कहा कि अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और उनकी वैल्यू जो है वेलोसिटी की होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद जी ये इसका फार्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, V=I/NA। अब यहाँ पे आप ओहम्स लॉ जो है आपने पढ़ा होगा, V=IR, तो I की जगह V/R पुट कर दें तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर आप फर्दर वेरिएशन लेके आ सकते हो। तो देखो जी डिपेंडेंस ऑफ V, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, याद रखिएगा। पहला जो इसके अंदर सवाल है वो ये है जी आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड वोल्टेज के। वोल्टेज बढ़ाओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरी सबसे अहम बात, ये MCQ आपको MD-CAT में आ सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये आप फार्मूले में भी देख सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस के इनवर्सली है तो ये टेम्परेचर के भी इनवर्सली होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इसलिए VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। यहाँ से एक सवाल आपको आ सकता है, ये आपने याद रखनी है, ये बात भूलनी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन MCQ है। अच्छा जी, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 12.1, इसको आपने देखना है, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करें इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखें जी करंट जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो इनकी कोलिजन की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है जो कि टेम्परेचर की सूरत में अपीयर होती है। तो यही वजह है कि हमने कहा जी पहला जो इफेक्ट है वो हीटिंग इफेक्ट है, क्योंकि जब भी करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोलाइड करेंगे, इनकी कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होगी। और ये आपके पास 3 पॉसिबल फार्मूले हैं, I²RT, H=PT, H=V²R/T। अब ये जो I²R है ये पावर का फार्मूला, यहाँ पे सिंपल पावर, ये V²R ये भी पावर का फार्मूला। तो ये आपने याद रखना है। समटाइम्स आपको सवाल ऐसे आएगा जी कि इतनी पावर रेटिंग की चीज़ इतने घंटे के लिए चली, तो बताएं जी उसकी हीट कितनी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी एक 100 वाट का बल्ब है जो 1 घंटे के लिए ऑपरेट हुआ, तो बताएं उसने कितनी हीट प्रोड्यूस की। तो आपने 100 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो भी आंसर आएगा हमने कहा जी वो हमारी हीट हो। यहाँ से MD-CAT 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक में देखें जी, जहाँ अब ये बात ज़रा सुनिएगा,
मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉपिक में आपको एक बात सिखाई थी कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर एक चार्ज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर एक चार्ज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रखेगा। रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। तो यही वजह है कि हमने कहा जी मैग्नेटिक जो है इफेक्ट लाजमी होगा, ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। ये फार्मूला आ गया B = μ0I/2πr। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद केमिकल इफेक्ट पे आ जाओ तो केमिकल इफेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, और एक वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या होता है? एक वेसल होती है, जिस वेसल के अंदर आपके पास क्या होता है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है और यहाँ पे चार्ज जो है वो कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करें तो सोर्स ऑफ करंट। तो ये मैंने आपसे यहाँ पे बात की थी कि करंट कब फ्लो होता है, हमने कहा जब एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो सोर्स ऑफ करंट का काम ही क्या होता है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। ये नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये हमारे पास सोर्सेज आ गए हैं, सेल, प्राइमरी, सेकेंडरी, जनरेटर, सोलर सेल, थर्मोकपल। ये तुम्हारा हमारे पास क्या है? ये जी हमारे पास जो है हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें जी आपके पास जो नेक्स्ट है वो है जी ओहम्स लॉ। अब जो ओहम्स लॉ है जी ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेन आर्टिकल है, जहाँ से MCQ आने के चांसेस होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है जी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये 100% कंसेप्चुअली करेक्ट बात है। करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करती। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब हम यहाँ पे ये हटाएंगे तो यहाँ पे G आ जाएगा। G क्या है? G है कंडक्टेंस। तो ये है I = GV। ये ओहम्स लॉ है इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस, ये याद रखना, ठीक है। G = कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? कंडक्ट करता है। ये आपके पास I और V का ग्राफ आ गया। तो I और V का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, ये हमें कंडक्टेंस देता है। ये आपने याद रखना है, MCQ इंपॉर्टेंट MCQ। उसके बाद कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है V is directly equal to I। अब ये जो है ये हम कहते हैं जी मैथमेटिकली तो बात ठीक है, लेकिन डिपेंडेंस वाइज ये बात थोड़ी गलत है, क्योंकि वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करती, करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अब जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे R आ जाता है। तो ये जो फार्मूला है ओहम्स लॉ का, ये इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस है। तो हमने कहा जी स्लोप ऑफ VI ग्राफ ये रेजिस्टेंस देता है। इसको समझना हो तो सिंपल ये एक ट्रायंगल मैंने बना दी, V = IR, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो ओहम्स लॉ है। अब इसके बाद हम जो है लेक्चर का दूसरे से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो है वो ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि आपके पास अगर IV है रिलेशन तो फिर क्या स्लोप आएगा, VI है तो फिर स्लोप क्या आएगा। अब देखें जी ये है G = 1/R। ये है जी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन। कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है सीमेंस, जिसका जो आपके पास सिंबल है कैपिटल S। अब यहाँ पर एक मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है, वो ये है कि मटेरियल्स हैविंग हाई रेजिस्टेंस, वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस हाई होती है वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने कहा जी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस क्या है? ये कंडक्टेंस का उल्ट है। मतलब कंडक्टेंस कहती है कि करंट फ्लो होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस का काम है कि करंट फ्लो ना हो, ये रिलक्टेंस होती है। अब जब हमारे पास ग्राफ्स आ जाए तो ओहमिक, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक वो होते हैं जो ओहम लॉ को ओबे करें, नॉन ओहमिक वो जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। ओहमिक में स्ट्रेट लाइन, जबकि नॉन ओहमिक में ये देखें आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, जबकि ये क्या हो गया जो है टिल्ट हो गया। तो अब हम बात करते हैं R की। तो देखें R जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये रेशो होती है वोल्टेज और करंट की। यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर, तो वोल्ट पर एम्पेयर ओहम के बराबर होता है। तो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखें तो ये बनता है kg m²/s²/एम्पेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQ में आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस, तो रेजिस्टेंस 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल पे, डायमेंशंस में एरिया एंड लेंथ आ सकते हैं। उसके बाद ये टेम्परेचर। ये ऊपर मैंने डिपेंडेंस लिखी हुई है कि जी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम इसको इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन में ये बन जाती है R = L/A। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, MDCAT 2018 में सवाल आ चुका है। जो आपका थर्ड जो है न्यूमेरिकल है, थर्ड या फोर्थ देख लेना, उसके अंदर ये फार्मूला लग रहा है, ये भी आपने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। केसेस ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये बात जरा समझनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इफ अ लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक आपके पास वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, कि अगर आप उसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दो, देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी r बाय n। तो अब जो नई रेजिस्टेंस है वो r बाय n हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस है जी 12 ओम। अगर उसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में कट करूंगा तो अब 12 बाय 4, 12 बाय 4, 12 बाय 4, 12 बाय 4 हर पार्ट की रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो अब 3 ओम हर पार्ट की क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने कहा जी जितने टाइम्स आप कट करोगे उतने टाइम भी आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी। दूसरा केस बहुत अहम है, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ n टाइम्स। एक वायर है, उसको स्ट्रेच करना है, उसकी लेंथ जो है वो n टाइम्स इंक्रीज करनी है, तो अब उसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी, हमने कहा जब उसकी नई रेजिस्टेंस होगी n स्क्वायर r टाइम्स। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया वो कटिंग वाला केस। अब ये देखो, ये लेंथ है और ये इसका एरिया। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे ना तो इसकी लेंथ 2 गुना बढ़ेगी, बिलफर्ज हम डबल कर रहे हैं, और उसका एरिया 2 गुना कम हो जाएगा। जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास नई वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी जी 4r। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्टकट बता दिया और यहां मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट पे है जी हमारे पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल। सीरीज में होता है जी एंड टू एंड कनेक्शन और पैरेलल में होता है जी आपके पास हेड टू हेड कनेक्शन, ये आप देख सकते हो। सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का फार्मूला सिंपल है जी, आप उनको ऐड कर दो रेजिस्टेंस को, जबकि पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू n वैल्यूज। सीरीज में आर इक्विवेलेंट ग्रेटर होती है इंडिविजुअल से, जबकि पैरेलल में आर इक्विवेलेंट लेस देन होती है इंडिविजुअल से। या कहने का मतलब यह है कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। टू सेम वैल्यू रेजिस्टर के लिए आर इक्विवेलेंट आ जाएगा जी 2r। टू सेम वैल्यू रेजिस्टर के लिए अगर पैरेलल में लगे तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा r/2। ये वैल्यूज याद रखिएगा। टू डिफरेंट वैल्यू के लिए सिंपल आर इक्विवेलेंट आएगा r1 प्लस r2। अगर 2 डिफरेंट वैल्यू लगेंगे, रेजिस्टर लगेंगे पैरेलल में, तो उनका आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा कि ऊपर दोनों को ज़रब दे दो r1 मल्टीप्लाई बाय r2, नीचे दोनों को ऐड कर दो r1 प्लस r2। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये फार्मूला बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, 2 के केस में। उसके बाद बात करें n सेम वैल्यू रेजिस्टर, अगर n रेजिस्टर सेम वैल्यू के सीरीज में लगे हैं तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा nr। इस तरह n सेम वैल्यू रेजिस्टर इन पैरेलल तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा r/n। क्या आप देख सकते हो। इन सीरीज करंट रिमेन सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सीरीज में कैसे पता चलता है कि सारे सीरीज में है, तो जब करंट सेम फ्लो करेगा तो हम कहेंगे ये रेजिस्टर सीरीज में। ठीक है, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। पैरेलल में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहती है, याद रखनी है बात, ये भूलनी नहीं है। इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है जबकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। अब वोल्टेज कैसे डिवाइड होगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जबकि करंट कांस्टेंट होता है, हमें पता है सीरीज में करंट कांस्टेंट है। ठीक है, जबकि पैरेलल में I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जबकि वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट। अब यहां पे आपने बात जरा समझनी है। सीरीज में हमेशा लगता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल का मतलब यह है कि वोल्टेज जब डिवाइड होगी, ये आपके पास 2 रजिस्टर हैं बिलफर्ज सीरीज में लगे हैं, तो इनके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस आएगी V1, इसके क्रॉस आएगी V2। अब मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं। तो अब चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो यही वजह है कि जिसके क्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है उसकी रेजिस्टेंस को रखेंगे नोमिनेटर में, नीचे दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। ये सप्लाइड वोल्टेज लगी हुई है Vs। ठीक है, यहाँ पे ये मैं इसको इधर लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये Vs। इस तरह जी V2 निकालनी है, जिसके क्रॉस निकालनी है उसको ऊपर रखे, VR2 डिवाइडेड बाय नीचे सम आ गया मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन सिंपल सॉल्व करना है। मैं कहता हूं जी बिलफर्ज इसकी वैल्यू है जी मेरे पास 4 ओम और इसकी वैल्यू मेरे पास 8 ओम। ठीक हो गया, और मेरे पास जो सप्लाई वोल्टेज है बिलफर्ज वो 12 वोल्ट लगी हुई है। तो आपने मुझे V1 और V2 का आंसर निकाल के बताना है इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने कहा कि यहां करंट डिवाइडर रूल लगेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो यहां करंट डिवाइडर रूल, और देखो यहां पे I का R के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये आप एक सर्किट देख सकते हो, टोटल करंट I फ्लो कर रहा है, ये R1 ये R2, इसके अंदर से I1 इसके अंदर से I2, करंट क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है।
हमने कहा जी यहाँ पे चूंकि इन्वर्स रिलेशन है तो जिसके क्रॉस आपने करंट निकालना है उसको नहीं, दूसरी रेजिस्टेंस को आप रखेंगे नोमिनेटर में, नीचे दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। इसी तरह I2 निकालना है तो I2 के लिए ऊपर क्या आएगा R1, नीचे क्या आएगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय हमने कहा टोटल करंट। तो ये आपने वैल्यूज याद रखनी है। सेम यहां भी अब आपने मुझे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं कहता हूं जी जो I है बिल फर्स्ट जी वो है मेरे पास 6 एम्पेयर, R1 की वैल्यू है मेरे पास 3 ओहम और R2 की वैल्यू है मेरे पास 6 ओहम। तो आप मुझे I1 और I2 की वैल्यू आपने निकाल के देनी है, ये भी आपका होमवर्क है। ओके, उसके बाद देखें जी पावर जो है सीरीज में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है I²R। तो पावर देख लें जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। तो जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सीरीज में लगा हुआ है तो उसके क्रॉस पावर ड्रॉप भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इसी तरह पावर इन पैरेलल V²R। तो देखें जी पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो वो बल्ब के जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी और वो पैरेलल में लगा हुआ है तो उसके क्रॉस पावर डेसिपेशन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, एंड पे मैंने 2 सवाल समझाए हुए हैं। पहला सवाल ये है कि अगर आपके पास n रेजिस्टर्स जो हैं पहले सीरीज में लगे फिर पैरेलल में लगे तो उनकी रेशो निकालनी हो तो RS ओवर RP, ये आप देख सकते हो मैंने सॉल्व किया, NR ओवर R/N, तो n² ओवर 1, तो ये रेशो आ गई। इसी तरह जी पावर पैरेलल से पावर सीरीज के आपके पास जी 2 बल्ब हैं या 2 रजिस्टर हैं, ठीक है जी, 2 रजिस्टर हैं जी बिल फर्स्ट, उनकी वैल्यू सेम है, R1 = R2 = R, सेम है। पहले आपने उनको सीरीज में लगाया फिर आपने उनको पैरेलल में लगाया, तो आपने पावर डेसिपेशन की रेशो निकालनी है पैरेलल से सीरीज की, तो इसका आंसर आएगा 4:1। ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिख दिया फॉर सेम वैल्यू रजिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको अच्छी तरह से नोट कर लें, इसको देख लें, ये पोर्शन लेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसी पोर्शन को अब ज्यादा एक्सप्लेन करना है। अब मैं आपको नेटवर्क बना के दिखाऊंगा, नेटवर्क को सॉल्व करना सिखाऊंगा, और ये जो मैंने 2 क्वेश्चन हैं खासतौर पर ये पावर वाला, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से इसको समझना है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने किसको पढ़ा है, हमने करंट को पढ़ा है, हमने जो है ओम्स लॉ को पढ़ा है, हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ा है। तो इस सारे लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है, मैथमेटिकल चीजें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि इनको आप नोट डाउन करें, इसकी प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।